दोस्तों, मैं नाम क्या सूद आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर अभ्यास कराने वाले या फिर कह लीजिए हल कराने वाले। ठीक है दोस्तों, हम इस पूरे वीडियो में आपको इस मॉडल पेपर का पूरा हल कराएंगे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन 12 हैं हम इन 12 के हल आप लोगों को कराने वाले हैं। तो फिलहाल चलिए ये बिना देर करते हुए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों कि जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि दोस्तों इसी प्रकार की मैं जो भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए फिलहाल अभी के लिए वीडियो को हम कर देते हैं शुरू। तो देखिए, ये हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारा बहुविकल्पी है। कौन सा है? बहुविकल्पी है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें तो हमें खाली बहुविकल्पी है, तो इसमें हमें खाली टिक लगाना है। तो हम दिखा दे रहे हैं, देखिए ये टिक ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों हम लोग इसका टेस्ट दे रखे हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसका टेस्ट दिया था, तो इस वजह से यहाँ टिक लगा हुआ है। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका यही आता है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कोई एक कथन सही है उसे बताइए। देखिए, कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा है। नहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हाँ दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो पहले का दूसरा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए, रस मीमांसा किसकी आलोचना है। तो दोस्तों रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की आलोचना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना का 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से किसी एक का लिख दीजिए। मैंने लिखा था मेरी ये सफलताएं बाबू गुलाब राय की है। ठीक है, और आप अर्धनारीश्वर का जानते होंगे, रामधारी शक दिनकर जी की है। उसके बाद देखिए, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी की एक रचना गेहूं और गुलाब है। फिर देखिए, त्यागपत्र किस विधा की रचना है दोस्तों। तो त्यागपत्र उपन्यास विधा की एक रचना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं आप 5 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन थे। अगर आप इन सभी को हल कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जो 2 हैं वो 2-2 नंबर के, फिर एक नंबर का है। तो इसे हमें है लिखना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो आइए चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने इन सब का उत्तर आप जो देख पाएंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे इन सब का उत्तर ढूंढ के दोस्तों लिख के रखा है, ताकि मैं आपको बेहतरीन तरीके से बता सकूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे थे, यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड का नंबर। ठीक है, रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो देखिए प्रश्नोत्तर नंबर सेकंड का है, क्या है 2 का है। रीति मुक्त धारा के 2 कवियों का नाम निम्नलिखित है, घनानंद और बोधा। हमें खाली 2 ही कवियों का, वो भी रीति मुक्त धारा के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या था कि छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 का दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से लिखे हैं। आप भी पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। एग्जामिनर भी आपको इतना अच्छा लिखा देख के नंबर आपका ज़रूर कहीं नहीं काट पाएगा। ठीक है, बहुत कायदे से साफ साफ लिखिएगा, कोई दिक्कत। फिलहाल मैंने तो आप लोगों को बताने के लिए ब्लैंक पेज में लिखा था, बट आप लोग तो मतलब उसमें लिखेंगे तो थोड़ा और सही लगेगा देखने में। ठीक है, तो यहाँ हमें बताना था कि छायावादी काल की 2 प्रवृत्तियाँ बतानी थी। मैंने 4 लिखी, आप कोई भी 2 वहाँ पे लिख दीजिएगा। पहला बताया है कि व्यक्तिगतवाद की प्रधानता। इस छायावादी युग में व्यक्तिगतवाद की क्या थी दोस्तों, प्रधानता थी। दूसरा क्या था कि प्राकृतिक चित्रण था, वहाँ इस युग में प्राकृतिक चित्रण बहुत ज़्यादा किया जाता था। फिर नारी के सौंदर्य का चित्रण भी किया जाता था, और प्रेम चित्रण। ठीक है, तो ये 4 विशेषता कहाँ की है, छायावादी युग की है। तो आप ये चारों इसमें लिख सकते हैं, बट हमसे खाली देख लीजिए 2 ही विशेषताओं को पूछा था ना, तो 2 ही विशेषताएं हम लोग को बतानी थी, ये 2 ज़्यादा हो गई हैं, आप याद कर लीजिए, मैंने इसलिए लिखा था। उसके बाद देखिए कह रहा है कि उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। मतलब दोस्तों जो उत्तरायण कृति है उसके रचनाकार कौन है। तो उत्तरायण कृति राम कुमार वर्मा की कृति है। किसकी है फ्रेंड्स, राम कुमार वर्मा की उत्तरायण। इसमें 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि खाली इतना ही पूछा था कि उत्तरायण कृति के रचनाकार कौन है। उसके बाद देखिए कि उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन है उसमें आपको गद्यांश पढ़ के उत्तर देने हैं। चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर उत्तर तो मैंने कॉपी में लिखा ही है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में
किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक गद्यांश ये है, अथवा करके देखेंगे आप पलट के, तो एक गद्यांश ये है, तो आप चाहे इसके दे लीजिए और चाहे इसके। तो हमने इसी का लिखा है, तो चलिए आइए हम लोग यही पढ़ते हैं। दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों तो करना नहीं, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम दोनों करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम इसी को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है, या एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो मैं पहले बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो गद्यांश आप देख पा रहे होंगे, ये जो एक पैराग्राफ दे रखा है हमें, ये लिया गया है भारतीय संस्कृति से लिया गया, जिसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। ये भारतीय संस्कृति से उठाया गया है। यहाँ हमारे भारत के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए इसकी भिन्नताओं को देखकर कोई ऐसा आदमी जो हमारे भारत से अपरिचित हो, वो हमारे कल्चर को नहीं जानता हो, वो घबरा कर कहे कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है, क्योंकि हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में अलग अलग उनकी संस्कृति है, उसके बाद अनेक जातियाँ हैं। तो वो ऐसा कह दे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हाँ हमारे भारत में है ऐसा। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे आप लोग को बोली भाषा सब नज़र आने लगती है, ठीक है। देखिए पहला उत्तर हमें दे रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ये जो गद्यांश आपको दे रखा है, संदर्भ मतलब दोस्तों इस किस चैप्टर से लिया गया, इसके रचयिता कौन है, बस संदर्भ में यही लिखना रहता है। देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, आप पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से संकलित है, मतलब गद्य खंड से लिया गया है। गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये पहला क्वेश्चन, इतना आप लिख देते हैं। खाली आपको चैप्टर का नाम और लेखक का नाम आप लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। मतलब दोस्तों ये जिसके नीचे लाइन खींची हुई उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो चलिए आइए मैंने इसको भी लिख रखा है, हम रेखांकित अंश की व्याख्या कर देते हैं। देखिए यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि इन विभिन्नताओं को देखकर यदि कोई परिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है, या जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता का भिन्नताओं को देखकर कोई अनजान व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश नहीं होकर विभिन्न देशों का समूह है। इसी प्रकार भारत एक जाति या धर्म न होकर अनेक जाति और धर्मों का समूह है, जिसे अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है। जब हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता को गहराई से देखते हैं तब हमें यह ज्ञात होता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता अनेक संस्कृतियों का समावेशन करके भारतीय संस्कृति की उच्चता को और अधिक गौरवशाली बनाती है, ठीक है। ये हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या थी। इतना आप अपने भाषा में आप चाहे जो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदाय के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया। चलिए आइए इसका भी उत्तर आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ हमारा क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया। तो भारत के धर्मों तथा बोलियों में एकमात्र संबंध यह है कि ये दोनों ही मात्रा में असंख्य हैं। हमारे यहाँ जो संप्रदाय और जो बोलियाँ हैं दोस्तों, संप्रदाय वही मतलब जो धर्म चल रहे हैं, ठीक है। इनमें एक ही संबंध है कि ये दोनों असंख्य है, ठीक है। बोलियाँ भी हमारे भारत में बहुत सी है और संप्रदाय भी बहुत सारे चलते हैं। उसके बाद देखिए अब ये हो गया प्रश्नोत्तर नंबर हमारा 3 था। देख लीजिए हमने गद्यांश पढ़ के उसके उत्तर दे दिए। इधर देखिए अब प्रश्नोत्तर नंबर 4 में क्या करना है कि निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अगर आप संदर्भ लिखते हैं तो 1 नंबर, व्याख्या करते हैं तो 4 नंबर, काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो भी 1 नंबर, ठीक है।
तो कई बार ना हम लोग को सब नहीं आता रहता, जो आता रहता है वही लिख दीजिए, उसका नंबर मिल जाता है। तो चलिए आइए सबसे पहले इसका उत्तर आपको दिखाते हैं। इसमें अथवा करके दोस्तों 2 क्वेश्चन है, एक ठू ये इसे इसकी व्याख्या कर दीजिए या तो आप इसकी व्याख्या, तो हमने इसकी व्याख्या की है। चलिए आइए आपको हम दिखाते हैं। पहले थोड़ा इसे पढ़ लीजिए कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जियो जहाँ से फिर चलता है धारा कर नव जीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र भाकर। ठीक है, अब चलिए आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें संदर्भ व्याख्या कीजिए का मतलब दोस्तों आप इसका संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए और उसके बाद व्याख्या कीजिए, फिर आप इसका काव्य सौंदर्य बताइए। ठीक है, चलिए आइए आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका संदर्भ आपको दिखा रहे हैं। जो संदर्भ का मतलब मैंने आपको बताया था कि यह किस पाठ से लिया गया, इसके रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम, कहाँ से दोस्तों लिया गया है, स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि राम नरेश त्रिपाठी, कौन दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न से ली गई है। इनकी कोई एक रचना स्वप्न थी, उसमें से ये भाग उठाया गया, क्या, स्वदेश प्रेम। ठीक है, ये स्वदेश प्रेम के चैप्टर से, ये जो मैंने अभी पढ़ा निर्भय स्वागत करो मृत्यु का ना, ये स्वदेश प्रेम की है। ठीक है, अब प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग में दोस्तों क्या करना रहता है, प्रसंग में जो आप अर्थ निकाल रहे हैं उस पद्यांश का, प्रसंग में उस अर्थ को आप 2-3 लाइन में बता दीजिए कि आखिरकार आप इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में देश की रक्षा हेतु सर्वस्व समर्पित करने के लिए कहा गया है। देश की रक्षा करते हुए यदि मृत्यु का वरण करना पड़े तो वह भी श्रेष्ठ कर है। ठीक है, मतलब दोस्तों यदि देश की रक्षा करते वक्त आपको मृत्यु भी नसीब हो जाए तो वह भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आपको हम व्याख्या दिखाते हैं। देखिए पहले देखिए मैं आपको व्याख्या दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कवि कहता है कि देशवासियों मृत्यु का वरण साहस करो, मृत्यु का वरण साहस करो, मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। मृत्यु के बाद जीव पुनः नए जीवन को धारण करके फिर से अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें नहाकर श्रम से कतार प्राणी पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि कर्म करने के लिए जीव शरीर धारण करता है और संसार में जब वह थक जाता है तो मृत्यु के बाद नए शरीर को नए शक्ति के साथ धारण करके पुनः अपने जीवन यात्रा को शुरू करता है। मृत्यु का वरण करके वह अपने पुराने काया रूपी वस्त्र को छोड़कर पुनः नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। अतः मृत्यु का स्वागत उल्लास और उत्साह से करना चाहिए। दोस्तों ये जो राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है, ये इन्होंने स्वदेश प्रेम, आप समझ सकते हैं कि अपने देश से प्रेम पे लिखा गया है। तो इन्होंने ये बताया है कि आप अपने देश के लिए यदि मर भी मिटते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप मृत्यु का स्वागत करिए, क्या करिए दोस्तों, वो भी साहस स्वागत करिए, बहुत खुशी के साथ स्वागत करिए। तो ये देखिए मैंने आपको इसका क्या क्या संदर्भ बता दिया, प्रसंग बता दिया, व्याख्या भी बता दी। तो चलिए आइए अभी जो छूट रहा है उसे कराते हैं। छूट क्या रहा है इसमें, काव्य सौंदर्य बचा हुआ है। चलिए आइए वो भी आपको दिखाते। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने काव्य सौंदर्य नहीं लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ तक तो इसकी व्याख्या ही किया है मैंने। और जब हम इधर इसको ऐसे पलटते हैं तो देखिए यहाँ को प्रश्नोत्तर नंबर 6 आ गया। तो मैंने यहाँ पे इसका वो नहीं किया है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, शायद यहाँ कुछ पेज वगैरह है थोड़ा सा, हाँ ये हाँ, इसमें आपको हम बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ आप काव्य सौंदर्य हेडिंग डालिएगा, और ये पेन नहीं चल रही, 2 मिनट। काव्य सौंदर्य हेडिंग डालते हैं, अंडरलाइन कर दीजिएगा, थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए भाषा क्या है। तो पढ़ने में दोस्तों जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, खड़ी बोली। तो भाषा जो हमारी है इसकी खड़ी बोली है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसकी जो शैली है वो हमारी उद्बोधन है। क्या है,
उद्बोधन। उसके बाद दोस्तों इसमें जो गुण है वो प्रसाद का है, ठीक है। उसके बाद रस दोस्तों इसमें वीर रस है, ठीक है। कौन सा रस है? वीर रस है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ थोड़ा सा, रस वीर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे छंद लिख दीजिए आप, छंद है यहाँ पे मात्रिक छंद है। और आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख दीजिए अलंकार, जो आपको समझ में आ रहा होगा लिख दीजिएगा, ठीक है। अलंकार तो यहाँ पे दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ है, उसमें और भी तो अनुप्रास है, रूपक है, ठीक है। ये दोनों अलंकार आपको मिलेंगे। तो इतना आप लिख दीजिए, काव्य सौंदर्य में बहुत है, 1 नंबर मिलना ही है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों रही बात शैली की, गुण की, तो ये दोनों तो आपको जो जिस पैराग्राफ से ये लिया गया है बुक में उसे ढूंढिए और देखिए उसके काव्य सौंदर्य में शैली और गुण क्या है, तो इसे तो आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद रस आप देख के बता सकते हैं, इसको पढ़ के समझ के कि कौन सा रस होगा। छंद भी आप बता सकते हैं, अलंकार भी आप, बट ये दोनों आपको याद करने होंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6, यानी दोस्तों पहले प्रश्न देख लीजिए तब उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है इसको मैंने बाद में करवाया है, ठीक है। अच्छा रुकिए हम आपको इसको भी लिखवा। दरअसल दोस्तों मैंने अपने चैनल पे जीवन परिचयों से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किए हैं शुरू में ही, ठीक है। तो आप उन्हें भी जाके थोड़ा देख लीजिएगा, मदद मिलेगी आपको। फिलहाल अभी देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तीनों में से किसी एक का लेखक जीवन परिचय लिखना था। मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा है, ठीक है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 5 का, यहाँ देख लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 5 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने लिखा है। ये आपको भी दिखा देते, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलिए अब आप पढ़ते हैं इनका हम लोग जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 में बस्ती जिला के अगोना ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के साथ राठ तहसील में पूरी हुई। सन 1901 में शुक्ल जी ने मिशन स्कूल से स्कूल फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात मिर्ज़ापुर में पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमधन के संपर्क में रहकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि थोड़े समय के लिए शुक्ल जी मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर नियुक्त रहे। सन 1908 में आपने नागरी प्रचारी सभा में हिंदी शब्द सागर में सहकारी संपादक का पद संभाला। इन्होंने बहुत समय तक नागरी प्रचारी पत्रिका का कुशल संपादन किया। शुक्ल जी ने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक तथा अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। सन 1941 ईस्वी में आपने अपनी इहलोक लीला समाप्त कर दी। मतलब दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल ने अपनी इहलोक लीला क्या कर दी, समाप्त कर दी, यानी वो पंचतंत्र में विलीन हो गए, यानी एक प्रकार से कहिए तो उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये उनका जीवन परिचय था। ध्यान रख लीजिए कि 1884 ईस्वी में बस्ती के अगोना में वो जन्म लिए थे और 1941 ईस्वी में वो ख़त्म हो गए थे, एक प्रकार से मृत्यु उनकी हो गई थी। उसके बीच अपने पिता के साथ उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कंप्लीट की। फिर उन्होंने कुछ बच्चों को भी पढ़ाया था ना, और 2 लोगों के संपर्क में रहकर उन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी का भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया था। तो ये इनकी जीवन परिचय था। उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन देखिए कि 5 का ख नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ आप दोस्तों 3 कवि का नाम लिखा है, किसी एक का जीवन परिचय, उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना। आप लोग को हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृतियाँ भी दिखा दें, यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, क्योंकि इसका भी 1 नंबर मिल जाता है।
तो शुक्ल जी का साहित्य सृजन क्षेत्र व्यापक था, परंतु इन्हें विशेष प्रसिद्ध निबंध, इतिहास और आलोचक के क्षेत्र में मिली। ठीक है, इन्हें प्रसिद्धि किस में मिली थी? निबंध, इतिहास और आलोचना के क्षेत्र में। ठीक है, आगे उधर चलिए दिखाते हैं। उसके बाद देखिए, इनके निबंध संग्रह चिंतामणि और विचार बीथी, इसमें उच्च कोटि के विचार प्रधान निबंध संग्रहित हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी बहुमूल्य कृति है। यह हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक और प्रमाणिक इतिहास है। सूरदास रसमीमांसा तथा सूर, तुलसी और जैसी पर लिखी गई आलोचनाएं जो अब त्रिवेणी में संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने अन्य भाषाओं के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इन्हें मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्धि चरित आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार निबंधकार, समीक्षक और साहित्य इतिहासकार, लेखक के रूप में शुक्ल जी की देन अप्रीतम है। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे कृतियाँ बहुत ज़्यादा लिख दिया, बट आप इतना नहीं लिखें क्योंकि एक नंबर में इतना सही नहीं है ना। तो देखिए, कई बार देखिए क्वेश्चन तो बहुत प्रकार से पूछे जा सकते हैं, है ना। तो लिखना हमें नंबर के अनुसार ही है। आप सोचिए, आपसे पूछा गया कोई क्वेश्चन, उसमें आपसे को खाली 2 नंबर मिलना है, तो आप एक पेज भर के भी क्या करेंगे बताइए। हाँ, वो आपको आ रहा है, लिख दीजिए, लेकिन यदि वही क्वेश्चन अभी 4 नंबर का होता तब हम लोग उसे लिखते तो अच्छा भी लगता। ठीक है, तो ये कृतियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इतना आप नहीं लिखिए, जो मेन पॉइंट है वही आप लिख दीजिए बस। उसके बाद दोस्तों, जो मैंने आपको खा नंबर क्वेश्चन दिखाया था, उसमें हम सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो चलिए आइए उनका जीवन परिचय हम आपको दिखाते हैं। देख लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा। सूरदास। महाकवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा सड़क पर स्थित रुनकता ग्राम में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही गांव को मानते हैं। देखिए, इनको जन्म को लेकर आज भी वाद विवाद है, मतलब मतभेद है। ठीक है, कुछ का कहना है यहाँ पैदा हुए, कुछ का कहना है वहाँ पैदा हुए। कुछ कहते हैं कि रुनकता में पैदा हुए, कुछ कहते हैं सीही में। तो आज तक क्लियर नहीं पता चला कि कहाँ पैदा हुए। आगे देखिए, सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे, मतलब ये एक ब्राह्मण कुल से थे। कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, मतलब माना जाता है कि वो जन्म से ही अंधे थे, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा सजीव वर्णन किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। देखिए, जो सूरदास जी थे वो श्री कृष्ण की लीला करते थे ना, तो उन्होंने जो लिखा है, जो बनाया है, जो लीलाओं का उन्होंने सजीव वर्णन किया है ना, वो कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इस पे भी लेके विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है कि इनकी जो आँख की रोशनी है वो जो ये सब लिखने के बाद गई थी, कोई कहता नहीं, ये पैदे ही अंधे हुए थे। देखिए, सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और गांव घाट पर भजन किया करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के द्वारा संगठित अष्टछाप के कवियों में सूरदास का प्रमुखतम स्थान है। इनकी मृत्यु पारसोली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुई। तो ध्यान रखें कि जन्म 1478 में हुआ था, मृत्यु 1583 में हुए थे। और आप इनकी थोड़ी सी कहानी याद कर लीजिए, बाकी जीवन परिचय पूरा कभी याद नहीं, कोई नहीं करता है। बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो कोई कभी नहीं याद करता है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि आप कितने याद करेंगे और याद किया हुआ हम अक्सर भूल जाते हैं। तो याद नहीं करिए, समझिए। आप याद करिए कि सूरदास की कथा किस प्रकार थी। वो जन्म से ही अंधे थे, इस बात पे भी मतभेद था। उनके जहाँ वो पैदा हुए इस बात पे भी वाद विवाद था, और उनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। तो ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इनकी कृतियाँ दिखाते हैं आपको। तो देखिए, इनकी प्रमुख कृतियाँ, इनकी 3 रचनाएं सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार की जाती हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, मतलब सब मानते हैं कि श्रेष्ठ है। ठीक है, सूरसागर में भगवान कृष्ण की लीलाओं को लगभग 1.25 लाख पदों में गाया गया है, परंतु अब तक केवल 10,000 पद ही उपलब्ध हो सके हैं। सूरसारावली सूरसागर का सार रूप है। सूर जो सारावली है वो सूरसागर का क्या है? सार, मतलब विस्तार से है, सॉरी। इसमें 1107 पद हैं। साहित्य लहरी में 118 पद हैं। इनके पद रस और अलंकारों से परिपूर्ण हैं। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हो गई।
चलिए जो अब हम आते हैं अपने छठे नंबर क्वेश्चन पे, आपको हल कराते हैं। देख लीजिए आप, छठे नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। मतलब दोस्तों आपका साथ में संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो दे रखा है, अथवा करके दिया हुआ है, किसी एक का करना है तो हमने पहले वाले का किया, ठीक है। चलिए आइए आपको हम दिखाते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति ही, ठीक है। पहले आप संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृति ही, मानव जीवन को सजाना संवारना संस्कृति है, ठीक है। फिर अस्माकं पूर्वजः मानव जीवन संस्कृतु महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, ठीक है। मतलब दोस्तों हमारे पूर्वज ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयास किए थे। उसके बाद कह रहा है कि ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शान तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। कह रहा है दोस्तों, यहाँ अर्थ देख लिया आपकी, इन्होंने हमारे जीवन को साजने संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को दिखाया वह हमारी संस्कृति है। इतना आप लिख देंगे। देखिए ये क्वेश्चन खाली आपका जो था 3 नंबर का था, 1 नंबर आपको संदर्भ के मिल जाएंगे, 2 नंबर इसके, 4 नंबर के, 1 नंबर इसके, 3 नंबर इसके। देख लीजिए इतने में आपको 4 नंबर मिल जाएगा यदि आप कायदे से लिख देते हैं तो। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना, इस प्रश्न पत्र में यही वाला आया है, इसको हमें नहीं लिखना, वैसे भी हम इसे नहीं लिखें। चलिए आइए आपको श्लोक भी दिखाते थे, बट आपकी मर्जी, आप श्लोक कुछ भी याद कर लीजिए। मुझे जो याद था मैंने वो लिखा है, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है नित्राम निचोस्मति त्वं खेदकूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरसिद्यो यथा परिसाम गुणग्रहितासि। 2 नंबर मिलना था, मिल जाएगा, लिख दिया मैंने एक श्लोक, ठीक है। अब देखिए ये 7 का का था, प्रश्नोत्तर नंबर 7 का का, 7 का खा दिखा देते हैं पहले आपको क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आपको संस्कृत में प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तरों को देना है, ठीक है। चलिए आइए, पहला कह रहा है कि पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखिए, पिता आकाशात् उच्चतरम अस्ति। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की गृहे सतः मित्रम किम अस्ति। यहाँ देखिए गृहे सतः मित्रम भार्या अस्ति। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन कि दुर्मुखः कासीत्। फिर आप आंसर देखिए दुर्मुखः चंडालः आसीत्। उसके बाद देखिए कि ग्रामीणान का उपहासत एकः नगरिका ग्रामीणम उपहासत, ठीक है दोस्तों। देखिए ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसको ये आपके बुक से हैं, आपके बुक में जो संस्कृत वाला पार्ट हिंदी में दिया रहता है उन्हीं से ये क्वेश्चन उठे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो मैंने लिखा है ना, ये भी मैंने किताब से ढूंढ के लिखा है, ठीक है। और जो मुझे पता तो मैं लिख दी, जो नहीं मिल रहा देखिए जैसे इसमें से खाली 2 का ही उत्तर देना था, बट मैंने 4 लिख दिया ताकि अब ये आगे याद हो जाए, तो अगर इसमें से कोई रिपीट हो तो वो गलत ना हो, ठीक है। इस वजह से मैंने 4 लिख दिया। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि करुण अथवा हास्य का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। 2 रस होते हैं, करुण 2 रस होते नहीं है, बट हमारे सिलेबस में 2 ही हैं, करुण और हास्य रस। इसका स्थायी भाव और परिभाषा बतानी, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप करुण रस देख लीजिए। जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु को नष्ट होने या उसका अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, करुण रस कहलाता है। इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के मेल से स्थायी भाव शोक का जन्म होता है। और इसका भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है शोक। मतलब दोस्तों इस जो करुण रस में होता है, करुण मतलब होता है शोक, ठीक है, सीधी सीधी भाषा में हम कहें तो। देखिए करुण जब हमारी कोई प्रिय वस्तु या हमारी मनचाही वस्तु नष्ट हो जाती है, ठीक है, या फिर उसको कोई दुख होता है, तो उससे हमारे हृदय में जो शोक उत्पन्न, जो दुख उत्पन्न होता है, वही करुण रस है, ठीक है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। अब हम देख लेते हैं, देखिए हास्य रस देखते हैं, लिखा है मैंने कि नहीं लिखा। देखिए मैंने यहाँ हास्य रस भी लिखा है।
तो देखिए हास्य रस की परिभाषा दोस्तों, किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा। असाधारण आकृति मतलब दोस्तों कई कई लोगों के मतलब जो शरीर के पार्ट होते हैं वो मतलब सामान्य लोगों के तरीके नहीं होते, तो वो असाधारण हो जाता है, ठीक है। विचित्र वेशभूषा मतलब दोस्तों बहुत लोग बहुत अजीब प्रकार से पहन लेते हैं। अनोखी बातों, चेष्टाओं आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास्य या फिर हंसी होता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 8 का खा नंबर, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताना है, ठीक है। आप उपमा और रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए, साथ ही साथ उदाहरण भी लिख दीजिए। तो देखिए चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 8 का खा, उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है, तब वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कर कमल के समान सुंदर है, मतलब दोस्तों जो मेरे हाथ है वो कमल के समान सुंदर है, तो मेरा हाथ जो है वो एक वस्तु है ना, उसकी प्रसिद्ध चीज़ से तुलना की जा रही है। हमारे हाथ के गुण के आधार पर कमल से तुलना की जा रही, मतलब जो मेरा हाथ है वो कमल के समान सुंदर है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें उपमा और रूपक लिखना था, तो आप कोई एक लिखिए, दोनों मत लिखिए, कोई एक लिखना था, वो मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया, बट आप दोनों नहीं लिखिए, ठीक है। रूपक अलंकार देखिए कि जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में समता की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद खिलौना लाई हो, ठीक है। देखिए उपमेय और उपमान कह रहा है दोस्तों, तो उपमेय होता है जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान होता है जिससे तुलना की जा रही है। तो यहाँ देखिए खिलौने की तुलना चंद्र से की जा रही है, दोनों में भेद है बट समता बताई जा रही है। वो जो बच्चा है कह रहा है मम्मी तुम मेरे लिए बिल्कुल चाँद सा खिलौना लाना, ठीक है। भेद तो है, पता चल रहा है ये उपमान है वो उपमेय है, बट समता देखिए दोनों को बराबर दिखाया जा रहा है, तो उसमें भेद होते हुए भी दोनों में समता की जा रही है, ठीक है। मतलब कि उपमान को उपमेय के बराबर दिखाया जा रहा है, फिर उपमेय को उपमान के बराबर दिखाया गया, ठीक है। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 8 का ग नंबर में कह रहा है कि सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण, ठीक है। सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखना है। तो देखिए सोरठा, दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है फ्रेंड्स, सोरठा कहलाता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती। उदाहरण देख लीजिए, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलकत पुलक भर, ठीक है। शरद सरोह नैन तुलसी भरे स्नेह जल, ये था इसका उदाहरण किसका? सोरठा का, ठीक है। अब आइए आपको हम रोला दिखाते हैं। रोला छंद यहाँ पे दिख रहा है कि रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11-13 मात्राओं पे यति होती है, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सको ना जहाजी, ठहर सके जागो न जहाजी, ठीक है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये रोला का एक उदाहरण था, ठीक है, याद कर लीजिए, पेपर में ज़रूर आता है। देखिए आपको मैं बता दूं तो ये प्रश्नोत्तर नंबर 8 से करीब आप 10 तक ले लीजिए, 10 का ये वाला चाहे छोड़ दीजिए, बाकी प्रश्नोत्तर नंबर 8 से 10 मतलब दोस्तों एक प्रकार से ये आपको बता देते हैं कि बस इतना आएगा, इतना। जैसे करुण और हास्यरस पक्का कोई ना कोई एक आएगा, एक याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उपमा रूपक में भी कोई ना कोई एक जरूर आता है, सोरठा रोला में भी कोई ना कोई एक जरूर आएगा, और ऐसे इसमें भी रहता है, ठीक है। सोरठा भी बता दिया, रोला भी बता दिया। अब 9वां नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। उपसर्ग मतलब दोस्तों होते हैं जो आगे, मतलब जो आगे लगते हैं, ठीक है, शब्द के उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं। चलिए 6 ठो दिया है, 3 ठो बनाना है, आपको हम दिखा रहे हैं कैसे बनते हैं, बट मैंने 6 बनाया है, ठीक है, आपको 3 ही बनाना है। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 9 का पहला हमें दिखा हुआ जो पहला उपसर्ग दिया था वो सु दिया था, तो सु से दोस्तों हम लोग शब्द बनाएंगे।
तो बनेगा सुमार्ग, सुलभ, सुपुत्र, सुजान, सुयोग, और भी बन सकता है। ठीक है, एक ठो लिखना है, खाली आपको एक ठो लिखना है। दूसरा जो दिया था वो प्रा दिया था, प्रहार, प्रबल, प्रमुख, प्रखात, प्रभाव। ठीक है, प्रा से बनाना था। उसके बाद फिर प्रति दिया है, प्रतिध्वनि, प्रतिघात, प्रतिक्षण और प्रतिकार। फिर दिया था उपनाम, उपकार, उपदेश, उपहार। फिर निर दिया था निराकार, निर्भय, निर्दोष, निश्चल। फिर अभि दिया था अभिवादन, अभिलाषा, अभिप्रिय। छो में से किन्हीं तीन को वो भी एक एक लिखना था। इस बात का आप ध्यान रखिए, आपको छो नहीं लिखना था। फिर देख लीजिए खा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों के प्रयोग से एक से, देखिए 4 प्रत्यय दे रखे हैं, किन्हीं 2 का ही बनाना है फ्रेंड्स। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो देखिए चारों का मैंने किया है, आपको जो सही लगे आप उसे याद कर लीजिए। पहला था हमारा ना प्रत्यय से हमें शब्द बनाने थे, तो पढ़ना, लिखना, खिलौना, पढ़ाना। ठीक है, उसके बाद पन, बचपन, लड़कपन, पचपन, है ना, पन, और लास्ट में इक निकले, तो नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक। फिर ई निकले, ई। ठीक है, शहरीय, नगरीय, भारतीय, मानवीय। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देख लीजिए 9 का गा नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए एवं समास का नाम बताइए। चारों का हम कर दे रहे हैं, आपको जो सही लगे आप देख लीजिए। देखिए राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण द्वंद्व समास। ठीक है, फिर दिया हुआ है सप्तधान्य, 7 धान्यों का समूह दोस्तों, द्विगु समास। चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विगु समास। उत्थान पतन, उत्थान और पतन द्वंद्व समास। मैं आपको ये क्या कहते हैं, द्विगु और द्वंद्व की पहचान बहुत सिंपल अगर बताऊं तो देखिए, जो द्वंद्व समास होता है फ्रेंड्स, क्या होता है द्वंद्व समास, इसमें आपको मिलेगा कैसे, इसमें आपको मिलता है, जैसे दिया रहेगा अगर राजा है तो रानी रहेगा, इसका विपरीत राजा रानी। अब ये राजा के रानी मत इसका संधि विच्छेद करिएगा। ठीक है, राजा रानी। और जैसे दिया था अभी उत्थान पतन, देखिए पतन। ठीक है, इसमें जो द्वंद्व समास में आता है वो एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। ठीक है, मरण, जीवन ऐसे देता है। राधा कृष्ण, तो राधा के विपरीत कृष्ण, लड़की का विपरीत लड़का, ना तो विपरीत देता है। जो आप समझ लीजिए विपरीत दे रहा है, तो वहाँ पे द्वंद्व समास। द्विगु समास कब होता है, जब जो शब्द है उसमें कोई मतलब अंक की साउंड हो, मतलब जैसे देखिए चौराहा। ठीक है, जो चौराहा होता है दोस्तों उसमें 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4, तो 4 राहों का समूह। सप्तधान्य, सप्त मतलब 7 होता है। ठीक है, दशानन। ठीक है, तो इसमें 10 का साउंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे द्विगु समास नहीं, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, 4 राहों का समूह, अर्थार्थ हम कुछ नहीं कह सकते, अगर ये अर्थार्थ में चला जाता तो बहुब्रीहि समास हो जाता। ठीक है, इसमें न तो प्रथम पद प्रधान होता है बहुब्रीहि में, न तो द्वितीय कोई अन्य पद प्रधान होता है। चलिए, ये तो हमारा समास हो गया। उसी दोस्तों समास का मतलब हमारा गा नंबर क्वेश्चन 9वें का हो गया। अब हम देख लेते हैं 9वें का घा नंबर क्वेश्चन। देखिए 9वें के घा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप बताना था। 4 दिया है, किन्हीं 2 का बताना है। आपको बता दें मैंने चारों लिखा, आपको जो सही लगे याद, वैसे सही क्या सब याद करिए, क्योंकि अभी आपका पेपर हुआ नहीं, कुछ भी आ सकता है उसमें। ठीक है, ये तो पहला हमारा घर दिया था। घर का दोस्तों जो तत्सम रूप था वो गृह है। फिर ठीक है, मानुष का मनुष्य होगा, और गांव का ग्राम होगा, चांद का चंद्र होगा। ठीक है, चारों याद कर लीजिए, काम देने वाला है, क्योंकि पेपर अभी हुआ नहीं है। फिर देख लीजिए आप क्या सा घ्या हो गया लाड़ा में। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखनी, किन्हीं 2 की 2 पर्यायवाची आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए आइए आपको ये भी दिखाते हैं। ईश्वर का लिखे हैं, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, प्रभु। कमल का राजीव, सरोज, पंकज, जलज। फूल का कुसुम, पुष्प, प्रसून, सुमन। देखिए मैंने जंगल का नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पहली बात तो 2 हमें लिखना ही था खाली। ठीक है, हमें 2 ही लिखना था, तो ये तो 3 4 हो जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब ये हमारे 9 के 5 हो गए। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर। देखिए संधि विच्छेद करके बताना है कि कौन सी संधि है, संधि है। चलिए दिखाते हैं आपको।
ये जो लिखा है प्रत्युरम, इसमें प्रति प्लस उत्तरम यड़ संधि, ठीक है। स्वागतम, सु प्लस आगतम यड़ संधि। इत्यादि, इति प्लस आदि यड़ संधि। लाकृतः, लृत प्लस आकृति यड़ संधि, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब 10 का खा नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का चतुर्थी विभक्ति एवं द्वितीय वचन, इसमें से किसी एक का चतुर्थी विभक्ति का द्वितीय वचन बताना है। देखिए मैंने सबका लिखा है। मधु का जो चतुर्थी विभक्ति का द्वितीय वचन होता है वो मधुभ्याम होता है। नदी का जो होता है नदीभ्याम होता है। फल का जो होता है फलभ्याम होता है। और मति का जो होता है मतिभ्याम होता है, ठीक है। देख लीजिए चारों आप। उसके बाद आइए हम गा नंबर क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। देखिए गा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष वचन का उल्लेख कीजिए। किसी एक का बताना था, ठीक है। देखिए मैंने साथ तीनों का लिख रखा है। तो देखिए जो अहसम है ये लंड लकार है दोस्तों, ठीक है। इसका जो धातु लकार है वो लंड है। और जो पुरुष है वो उत्तम है। जो वचन है वो एक है। उसके बाद पठावा की है दोस्तों, लट लकार है, उत्तम पुरुष है, द्विवचन है। और हसिता का भी लिट लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन, ठीक है। जीवन परिचय मैंने अभी आपको करा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो घा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें से किन्हीं दो का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है। चलिए आइए आपको ये भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें से 2 का करना है। मैं आपको 2 बता दे रही हूँ, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, पर मैं बता रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक किया था, तुम दोनों क्या करते हो, ठीक है। तुम दोनों क्या करते हो, युवाम किम कुर्वन्ति, ठीक है। आप लिख लीजिएगा युवाम किम कुर्वन्ति, युवाम किम कुर्वन्ति, है ना, ऐसे रहेगा कुर्वन्ति, ठीक है। ये हो जाएगा। उड़ंकुर आप यहाँ पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहीं लगाइए, हिंदी में इतनी मिस्टेक नहीं चलती है यहाँ, ठीक है, ठीक है। युवाम किम कुर्वन्ति। उसके बाद दूसरा मैंने किया था, देखिए हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मैंने दूसरा किया था। इसका आप लिखिए कि व्यायाम, हमें का होता है व्यायाम पितरौ सेवाम कुर्यात, ठीक है। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मैंने 2 आपको बता दिया, यही दोनों मैंने किया था। उसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। क्या करना है आपको, किसी एक। चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज। किसी एक पर निबंध लिखना था। तो फ्रेंड्स देखिए जो निबंध था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बुक में है, पढ़ के भी सुना दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए हम आपको दिखाने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण पे, ठीक है। चलिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, अरिहंत की हिंदी की बुक है, इसमें दे रखा है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। या फिर आप अगर इसमें से कोई भी हेडिंग होती है तो आप यही निबंध लिखिएगा जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ, ठीक है। तो निबंध लिखने के लिए पहले आप हेडिंग बनाइएगा कि इस हेडिंग में आपको हम इसके अंदर बताएं। ऐसे में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, टीचर सोचता है इस बच्चे को पता है काफ़ी चीज़, ठीक है। देखिए पहले आप संकेत बिंदु लिखिएगा, फिर भूमिका बताइएगा पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार और कारण, प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, ठीक है। और फिर प्रदूषण को रोकने को उपाय, फिर उस उपसंहार। तो सबसे पहले हम भूमिका पढ़ते हैं। प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। इसमें हर एक तत्व निश्चित मात्रा में उपस्थित होता है। यदि इनमें से किसी में जरा सा भी असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैला हो जाता है, यही प्रदूषण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार और कारण। जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण 3 प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों में उद्योगों और शहरों के अन्य गंदी नालियों से दूषित जल के मिलने से होता है। उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल में रसायनों की अधिकता कई गंभीर बीमारियों का जन्म लेती है। वायु प्रदूषण उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाली जहरीले धुआएं तथा सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले दूषित धुएं से होता है। विकास की अंधी दौड़ के कारण वनों की बेरहमी से कटाई भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहायता कर रही है। ध्वनि प्रदूषण कहाँ है,
हाँ, ध्वनि प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले शोर, घरों तथा सार्वजनिक स्थलों में बजने वाले टेप रिकॉर्डर्स आदि की आवाज़ों से होता है। इसके कारण बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर देखिए प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। प्रदूषण की समस्या के लिए कई सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या लिए देखिए प्रदूषण की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। क्या है दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि। इस जनसंख्या वृद्धि के कारण ही ग्रामों, नगरों, महानगरों का विस्तार देने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। परिणाम स्वरूप जंगल काट कर वहाँ बस्तियाँ बसाई जा रही हैं। वृक्षों और वनस्पतियों की कमी के कारण प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया में असंतुलन पैदा हो गया है। प्रकृति जो जीवनोपयोगी सामग्री जुटाती है उसकी उपेक्षा हो रही है। प्रकृति का स्वास्थ्य वातावरण दोषपूर्ण हो गया है। यही पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है। कारखानों की अधिकता के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है साथ ही वाहनों तथा मशीनों से उत्पन्न होने वाले शोर ध्वनि प्रदूषण का जन्म देते हैं। इससे मानसिक तनाव, श्रवण रोग, दोष तथा कान के कई अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। इस शोरगुल के कारण मनुष्य अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियों का शिकार बनता जा रहा। अगली हेडिंग हमारा है कि पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। अभी तो उसको मैंने पढ़ लिया। अब हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का उपाय पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए आइए दिखाते हैं। तो देखिए पर्यावरण रोकने के उपाय। समय रहते ही प्रदूषण से बचने का उपाय कर लिए जाने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसके खतरों से बचाया जा सके। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। कारखानों के कचरों को नदियों में बहने से रोकना होगा। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले शीशे की मात्रा कम करनी होगी। वृक्षारोपण पर जोर देना होगा। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों, वाहनों आदि पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। यद्यपि प्रकृति पर मनुष्य की निर्भरता तो समाप्त नहीं की जा सकती है, किंतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर ना पड़ जाए। इसके लिए हमें उद्योगों की संख्या के अनुपात में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से स्वाभाविक रूप से जीवन के अधिक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में उद्योग की स्थापना होती और उद्योग कहीं न कहीं प्रदूषण का कारण बनते हैं। यदि आप चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो एवं पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ संतुलित विकास भी हो, तो इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा तभी संभव है जब हम उनका उपयुक्त प्रयोग करें। ठीक है, उसके बाद उपसंहार। देखिए यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने का कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण तब तक नहीं रुक सकेगा जब तक जन जन का आंदोलन ना बन जाए। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जिससे निपटना वैश्विक स्तर पर ही संभव है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, संतुलित एवं शुद्ध पर्यावरण के बिना मानव का जीवन कष्टमय हो जाएगा। हमारा भविष्य एवं जीवन की गुणवत्ता एक स्वस्थ प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। विकास हमारे लिए आवश्यक है और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी आवश्यक है, किंतु ऐसा करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। पृथ्वी के बढ़ते तापक्रम को नियंत्रित कर जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए देसी तकनीकों से बने उत्पादों का उत्पादन तथा उपयोग जरूरी है। इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए सामाजिक तथा कृषि वानिकी के माध्यम से अधिक पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये था पर्यावरण प्रदूषण जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन हमारा बचा है, वो भी 12 नंबर।
यहाँ कह रहा है कि सामने क्या पढ़ रहे हैं कार्य से अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आप देख लीजिए आपके ज़िले का कौन है। मेरे ज़िले का तो भाई अग्रपूजा है, तो इसमें से मैं किसी एक का उत्तर देना है। क्या देना है? किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए। अग्रपूजा खंड काव्य के पूर्वाभास सर की कथा में संक्षेप में लिखनी है, तो हम यही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नायक का चरित्र चित्रण करना। आप कृष्ण, देखिए जो अग्रपूजा के नायक थे वो श्री कृष्ण थे, तो आप इनका भी चरित्र चित्रण कर सकते हैं, बट मैंने पहले सर्ग का लिखा है। ठीक है, चलिए आइए दिखाते हैं पूर्वाभास जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए, इस सर्ग का आरंभ महाभारत के लक्षागृह प्रसंग से होता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे थे। देखिए, ये महाभारत का एक पाठ है, ठीक है, जिसमें एक लक्षागृह भी था। देखिए, इस सर्ग का आरंभ कहाँ से होता है दोस्तों? महाभारत के लक्षागृह प्रसंग से होता है। अब लक्षागृह क्या है? ये लक्षागृह एक षड्यंत्र है जिसमें दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की थी, परंतु कुंती समेत सभी पांडव लक्षागृह से सुरक्षित बच निकले। लेकिन कुंती समेत उनके जो 5 बेटे थे वो सब उस लक्षागृह से बच निकले। ठीक है, दुर्योधन इस सत्य से अनजान था। दुर्योधन को ये बात पता नहीं थी कि सब बच गए हैं। उधर पांडव छद्म वेश में विचरण करते हुए ब्राह्मण रूप में द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुए, और जैसे वो वहाँ से निकले उसके बाद छद्म रूप मतलब छलने वाले रूप में विचरण करते हुए ब्राह्मण के रूप में द्रौपदी के स्वयंवर में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? द्रौपदी के स्वयंवर में पहुँचते उपस्थित हुए। वहाँ अर्जुन ने शर्तानुसार मत्स्य भेदन कर स्वयंवर जीत लिया। देखिए, जो द्रौपदी का स्वयंवर था उसमें रखा शर्त ये गई थी कि नीचे आपको देखना, ऊपर मारना था, ऐसा ही कुछ था ना। हाँ, तो अर्जुन ने शर्त को जीत लिया। इस पर वहाँ उपस्थित अन्य राजाओं ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और बाकी जो बहुत सारे लोग आए थे द्रौपदी के स्वयंवर में, तो लेकिन अर्जुन ने जीता, तो और जिन राजाओं ने द्रौपदी को हासिल नहीं कर पाया उन सब ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, किंतु भीम और अर्जुन ने उन्हें क्या कर दिया? परास्त कर दिया। अब महर्षि व्यास और कुंती के कहने पर द्रौपद यानी द्रौपदी के पिता द्रौपद ने 5 पांडवों से द्रौपदी का विवाह कर दिया और प्रचुर मात्रा में दहेज दिया। मतलब कि कुंती और व्यास के कहने पर द्रौपदी के पिता ने द्रौपदी का 5 के साथ विवाह कर दिया। किसके साथ? 5 पांडव जो थे। ठीक है, और प्रचुर मात्रा में दहेज दिया। इस सारे घटनाक्रम को जानकर दुर्योधन मन ही मन में जल उठा। जब दुर्योधन को ये बात पता चली तो वो मन ही मन में जल उठा। हस्तिनापुर आकर उसने शकुनी, कर्ण और भूरिश्रवा से मंत्रणा की और पांडवों का विनाश करने की बात सोची। किसने दोस्तों? दुर्योधन ने। भूरिश्रवा ने उसे पांडवों से मैत्री करने का तथा कर्ण ने उन्हें युद्ध से परास्त करने का सुझाव दिया। धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन का पांडवों से दुर्व्यवहार न करने के। धृतराष्ट्र कौन थे? तो कौरवों के पिता थे। किसके पिता थे? कौरवों के। ठीक है, चलिए आइए उधर दिखाते हैं आपको। धृतराष्ट्र ने भी कौरवों को यह सलाह दी कि तुम लोग उसके साथ दुर्व्यवहार, मतलब पांडवों के साथ दुर्व्यवहार मत करो। दुर्योधन की ओर से चिंतित होकर धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण और विदुर की सम्मति से पांडवों को आधा राज्य देना स्वीकार किया और अगले ही दिन विदुर को भेजकर पांडवों को हस्तिनापुर बुलवा लिया। दुर्योधन और कर्ण ने इसका विरोध भी किया, किंतु धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया। इसके पश्चात युधिष्ठिर ने गुरुजनों से विदा लेकर कुंती पत्नी द्रौपदी एवं सभी भाइयों समेत खांडव वन की ओर प्रस्थान किए। पहले सर्ग में हमारा इतना ही था जो कि मैंने आपको दिया है बता। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। सब्सक्राइब करके बगल में आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम जो नए नए कंटेंट आपके लिए लाते हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। तो फिलहाल ये हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक है, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इतना मैं बता रही हूँ कि आपको हानि नहीं होगी। हमारे इस चैनल से जुड़ने पर आपको हानि नहीं होगी। बस आप समझ सकते हैं, यदि हानि नहीं होगी तो होता क्या है? लाभ। तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना मैं बता रही हूँ कि आपको, चाहे मेरा टेलीग्राम चैनल हो चाहे ये यूट्यूब वाला है, यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपको हानि कतई नहीं होगी। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर जानने के लिए मिलेगा। और वैसे भी फ्रेंड्स,
वो क्या कहते हैं, ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से इकट्ठा कर लेना चाहिए। जिस दिन वो समुद्र बन जाएगा उस दिन फिर मज़ा ही मज़ा है। तो जहाँ से मिले वहाँ से इकट्ठा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से चैनल हैं जो आपको ज़्यादा समझ में है, उनसे आप पढ़िए, ठीक है। हर टॉपिक ज़रूर नहीं है कि जो एक चैनल है वो किसी हर चीज़ को बेहतरीन बता सके। किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट होगा वो आपको अच्छा बता लेगा, बाकी और सब्जेक्ट तो आपको अदर से ढूंढने पड़ेंगे ना। तो आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर मैं बता रही हूँ कि इस चैनल पर आपको हानि नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।